गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं नागपुर से और मैं स्टूडेंट पायलट हूँ। फ़िलहाल मैंने फ्लाइंग स्टार्ट नहीं किया। फ़िलहाल मैं एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहा हूँ। मेरा मेट और रेगुलेशन है, 2 पेपर क्लियर है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के बारे में। तो जब पिछले साल भर से मैं अलग अलग फ्लाइंग क्लब के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब से फ्लाइंग करनी है। पर डिसाइड कर लेने से वहाँ एडमिशन मिल नहीं जाती। मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब साल में 2 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। अब साल में 2 बार लेते हैं ये तो कहने की बात है, पर उनको जब लगेगा वो तब एंट्रेंस लेते हैं। और मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब की बात करें तो अभी 2025 दिसंबर में जो एंट्रेंस हुई थी वो एंट्रेंस मैंने दी थी। 23, 24 एंड 25 ऐसे 3 दिन पेपर हुए थे। उसमें 24 दिसंबर 2025 को मैंने एग्ज़ाम दिया था और रिटन एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के 5-6 दिन बाद मेरिट लिस्ट लगी, पर उसमें मेरा नाम नहीं था। तो जो भी मेरा मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के एंट्रेंस के बारे में एक्सपीरियंस रहा और मैंने जो मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के बारे में रिसर्च किया, वो सब बातें मैं इस वीडियो में आप सबको बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों का उतना टाइम वेस्ट ना हो जितना मेरा हुआ। मतलब किसी भी फ्लाइंग क्लब के बारे में पता करना इतना आसान नहीं होता इंडिया में। अगर आप मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में कॉल करेंगे और आप उनसे कहेंगे कि सर मुझे बेस पे विज़िट करना है, तो वहाँ वो अलाउ नहीं है, क्योंकि दोनों ही उनकी जो बेस है वो कंट्रोल एरोड्रोम पे है। एरोड्रोम के अंदर आपको अगर जाना है तो उसके लिए आपको एयरपोर्ट एंट्री पास लगती है, जो इतने आसानी से मिलती नहीं। और अगर आपकी कोई ख़ास पहचान नहीं है तो आप उस दोनों बेस पे आप विज़िट नहीं कर सकते। तो मुझे जो भी जानकारी मिली है पिछले साल भर में मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के बारे में, मतलब वहाँ एडमिशन लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। और एंट्रेंस के बारे में भी बताऊँगा, सिलेबस क्या है, एंट्रेंस कैसे क्लियर करना है। कुछ लोग उसके लिए क्लासेस लेते हैं, मतलब कुछ कोचिंग क्लासेस वाले इंदौर के जो उसके लिए पढ़ाते हैं, तो आपको क्लासेस लगाने की ज़रूरत है नहीं है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में अगर आप डीजीसी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको दिख ही जाएगा कि उनके पास 2 152 है और 4 172 एयरक्राफ्ट है, मतलब टोटल 6 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। और इंदौर और भोपाल दोनों बेसिस पे एक एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट है। एक का नाम है बीच बैरन और दूसरे का नाम है P-68। मतलब उनके पास टोटल 8 एयरक्राफ्ट है, उसमें 6 सिंगल इंजन और 2 मल्टी इंजन। पर एक अंदर की बात जो सबको नहीं पता, तो उनके पास जो 152 नाम के एयरक्राफ्ट है, उन दोनों एयरक्राफ्ट का लाइफ कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा समझ लीजिए कि उनके पास जी सिर्फ 4 ही सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। और जो भी मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी पहचान थी, एग्ज़ाम सेंटर पे मिले थे, तो उन्होंने बताई हुई इंफॉर्मेशन है। ये कोई उनका ऑफिशियल वीडियो नहीं है एमपीएफसी वालों का, ठीक है। ये मेरा खुद का रिसर्च जो मैंने इंफॉर्मेशन निकाली वो है, ठीक है। और मेरा एमपीएफसी से कोई कनेक्शन अभी है नहीं, ना ही मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ। तो मतलब टोटल 8 एयरक्राफ्ट है, 6 सिंगल इंजन और 2 मल्टी इंजन। पर वो जो 6 सिंगल इंजन है उसमें से 2 152 की लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जब आप एडमिशन लेंगे तो आपका एडमिशन तो इंदौर पे मिलेगी, इंदौर बेस पे मिलेगी या भोपाल बेस पे मिलेगी। तो अगर आप एक सिंगल फ्लाइंग क्लब के हिसाब से देखते हैं, जैसे आपका एडमिशन अगर इंदौर में हो गया तो इंदौर पे 2 सिंगल इंजन है और एक मल्टी इंजन, यानी कि सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट। और अगर भोपाल बेस पे देखेंगे तो वहाँ पे भी 2 सिंगल इंजन और एक मल्टी इंजन, 3 एयरक्राफ्ट, यानी एक ऐसा फ्लाइंग क्लब जिसमें 3 एयरक्राफ्ट है, वहाँ पर एडमिशन लेने जा रहे हैं। पर वो जो एयरक्राफ्ट टू स्टूडेंट रेशो है 10:1, मतलब हर एयरक्राफ्ट के पीछे में 10 बच्चे होने चाहिए, वो जनरली मेंटेन करते हैं। इसलिए हैं हम उस फ्लाइंग क्लब को क्राउडेड फ्लाइंग क्लब नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि उस फ्लाइंग क्लब में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में देखिए कि इंडिया में 2 तरह के फ्लाइंग क्लब है। एक वो फ्लाइंग क्लब जिनकी फ़ीस जो है वो 40 to 45 लाख के बीच में होती है CPL की, विदाउट अकोमोडेशन। सारे गवर्नमेंट फ्लाइंग क्लब लगभग, जैसे नागपुर फ्लाइंग क्लब है हमारा, तेलंगाना स्टेट सिविल एविएशन है अपना, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब है। और ज़्यादातर मतलब बोल सकते हैं कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के या जो सोसाइटी के फ्लाइंग क्लब है, गवर्नमेंट फ्लाइंग क्लब, उनकी फ़ीस 40 to 45 लाख के बीच में है CPL की, ओके, विदाउट अकोमोडेशन। यानी कि पूरा CPL 50 लाख में कंप्लीट हो सकता है। तो जिनका बजट 45 to 50 लाख का है उनके लिए गवर्नमेंट फ्लाइंग क्लब अच्छे होते हैं। और जो प्राइवेट फ्लाइंग क्लब है इंडिया में, उनकी फ़ीस विथ अकोमोडेशन और सारा तामझाम कंप्लीट करके 65 to 70 लाख में CPL हो सकता है इंडिया में। ऐसे 2 कैटेगरी के फ्लाइंग क्लब है।
अब जो प्राइवेट फ्लाइंग क्लब है जिनकी फ़ीस 65 to 70 लाख है, उतना मेरा बजट था नहीं, तो इसलिए वो तो मेरे रडार से बाहर हो गए प्राइवेट फ्लाइंग क्लब। अब मेरे रडार में थे सिर्फ गवर्नमेंट फ्लाइंग क्लब। बहुत सारे गवर्नमेंट फ्लाइंग क्लब में से मैंने MPFC को क्यों चुना? तो सबसे पहला मेन रीज़न है कि मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के पास 2 बेस है। अगर किसी कारण से कोई भी टेक्निकल रीज़न से एक अगर बेस बंद हो गया तो दूसरे बेस पे हमें शिफ्ट कर देंगे। तो मतलब कुछ फ्लाइंग क्लब में बीच में जब फ्लाइंग रुक जाती है तो वैसा यहाँ पे रीज़न होगा नहीं। दूसरा, उनके दोनों बेसिस कंट्रोल एरोड्रोम पे है। ज़्यादातर फ्लाइंग क्लब सिटीज़ से बाहर होते हैं और 1-1.5 साल जो भी आपकी लाइफ है वो किसी गांव में हम रह रहे ऐसा हो जाता है। तो कंट्रोल्ड एरोड्रोम पे सिटी के अंदर वेल सिचुएटेड मतलब फ्लाइंग क्लब है ये, इंदौर और भोपाल, मतलब मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के दोनों बेस। दूसरा, फीस हमारे रीच में है 42 लाख, ये CPL कंप्लीट हो जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सारी चीज़ें अंडर वन रूफ है, मतलब सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट, सिंगल इंजन और मल्टी इंजन के सिमुलेटर्स, और उसके बाद ELP होता है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो भी वहीं पे हो जाता है आपको 42-43 लाख में। मतलब अंडर वन रूफ सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब दूसरा है, मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक प्राइवेट फ्लाइंग क्लब से CPL कंप्लीट किया। बहुत अच्छा फ्लाइंग क्लब है इंडिया का, पर CPL कंप्लीट होने के बावजूद भी उसको 3 to 4 मंथ वेट करना पड़ा। उसकी सारी रिसेंसी कंप्लीट हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि उस फ्लाइंग क्लब में एग्जामिनर ही नहीं था। तो MPFC में क्या है कि सारे सीनियर इंस्ट्रक्टर्स है और वो एग्जामिनर भी है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट, क्वालिटी वाइज कंट्रोल एरोड्रोम पे तो फ्लाइंग होती है, और वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है, मतलब ज़्यादातर फ्लाइंग क्लब में क्या होता है कि कई एयरलाइन की वैकेंसी आ गई कि इंस्ट्रक्टर छोड़ के चले जाते हैं, और इस फ्लाइंग क्लब में ऐसा आप बोल सकते हैं कि ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर परमानेंट है, वो लोकल उन सिटीज़ के हैं, तो वो वहीं पे जॉब करते हैं और वो छोड़ के नहीं जाना चाहते अपना फ्लाइंग क्लब। तो काफ़ी सीनियर लोग वहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और बार बार वहाँ पे इंस्ट्रक्टर चेंज नहीं होते। नेक्स्ट है, मैंने आपको बता दिया फीस कम है, कंट्रोल एरोड्रोम पे है, क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी ऑफ फ्लाइंग बहुत अच्छा है। मतलब ज़्यादातर फ्लाइंग क्लब में क्या होता है कि बस आर्स कंप्लीट करो, यहाँ पे आर्स के साथ क्वालिटी पे भी फोकस किया जाता है। एग्जामिनर भी है। नेक्स्ट एक की सिटी के इनसाइड है, तो आप एक अच्छे तरीके से लाइफ जी सकते हो। और इंदौर और भोपाल दोनों ही सिटीज़ क्वालिटी वाइज अच्छा है, सेफ़ है, आप उन सिटीज़ में रह के आसानी से अपना CPL कंप्लीट कर सकते हो। अब थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट क्या है कि कंट्रोल एरोड्रोम होने के कारण थोड़ा सा फ्लाइंग में टाइम लगता है, 1.5 से 2 साल लगता है। उसके बाद अगर आप एंट्रेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो जब उनकी एंट्रेंस होंगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और एंट्रेंस में सीट भी काफ़ी कम होती है, कुछ ही बच्चों को एडमिशन मिलता है, बाकी बच्चों को वेटिंग पे रखा जाता है। और आप एंट्रेंस क्लियर करेंगे ही, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको 6 महीना वेटिंग पे रखा जाता है और आपके पेपर क्लियर नहीं, तो ठीक है, आप उन 6 महीने में अपना पेपर क्लियर कर सकते हो, उसके बाद फ्लाइंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेपर क्लियर है और फिर आपको 6 महीने का वेटिंग दिया जाए तो आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है, और वहाँ पे फ्लाइंग के लिए आपको कम से कम 18 महीने का टाइम तो लगेगा, उससे पहले वहाँ पे फ्लाइंग कंप्लीट हो नहीं सकती। मतलब ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, और जो स्टूडेंट करंटली वहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर आप 18 मंथ में फ्लाइंग के लिए रेडी हो तो ये आप ज्वाइन करो। और मेरा ऐसा मानना है कितना अच्छा फ्लाइंग क्लब है, सरकारी है, तो उनके पास और एयरक्राफ्ट होने चाहिए थे। मतलब प्राइवेट फ्लाइंग क्लब में जितने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में होते हैं उतने इनके पास टोटल एयरक्राफ्ट है। मतलब जैसे इंदौर बेस की बात करें तो 3 एयरक्राफ्ट, प्राइवेट फ्लाइंग क्लब में तो 2 एयरक्राफ्ट तो मेंटेनेंस में रहते हैं, और यहाँ पे अगर आप समझ लीजिए 3 एयरक्राफ्ट है, उसमें ज़्यादातर फ्लाइंग आपको सिंगल इंजन पे करनी है, तो 2 172 है, उसमें से अगर एक मेंटेनेंस में चला जाए तो एक एयरक्राफ्ट पे कितने बच्चे फ्लाइंग कर पाएंगे। और उसमें भी इसका इशू है, मतलब जब समझ लीजिए कि क्लाउड है, कभी क्लाइमेट का इशू है, तो थोड़ा सा इस कारण काफ़ी डिले हो जाता है। MPFC बहुत अच्छा है, अगर उसमें नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट ज़्यादा होते तो ये हमारे लिए बहुत बेटर हो जाता। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्रेंस की। तो एंट्रेंस साल में 2 बार होती है, और वो हर एंट्रेंस में लगभग 20 बच्चों को एडमिशन देते, 10 बच्चों को इंदौर बेस पे, 10 बच्चों को भोपाल बेस पे, और 10-10 बच्चों को वेटिंग पे रखा जाता है। ठीक है, और जब नेक्स्ट टाइम एंट्रेंस होंगी तो ये जो वेटिंग वाले बच्चे, इनको प्रेफरेंस दिया जाता है एडमिशन में, मतलब उनको फिर से एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तो समझ लीजिए कि आपने इस बार एंट्रेंस में अप्लाई किया था, आप 10 बच्चों में सेलेक्ट नहीं हुए, आपका नाम वेटिंग में है, तो जब नेक्स्ट टाइम एंट्रेंस होंगी तो वेटिंग वाले जो 10 बच्चे हैं इनको एडमिशन डायरेक्ट मिलेगा।
अगर उन्होंने 3-6 महीना वेट किया है तो उनको फिर से एंट्रेंस और इंटरव्यू वगैरह देने की ज़रूरत है ही नहीं, तो ये अच्छी बात है। अब नेक्स्ट तो जो बच्चे समझ लीजिए कि अभी फ्रेशली पहली बार एंट्रेंस दे रहे हैं, उनको क्लास लगाने की ज़रूरत है क्या? तो बिल्कुल क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास लगाएंगे तो भी पास होने का गारंटी है, और नहीं लगाएंगे तो भी पास होने का गारंटी नहीं है। तो क्या आता है एंट्रेंस में? एंट्रेंस में टोटल 40 मार्क का पेपर होता है, आपको 1 आवर का टाइम होता है। 40 मार्क में आपको टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 10 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, और 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज या फिर जीके के बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो रीजनिंग का 10 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको आर एस अग्रवाल नाम का एक बहुत फेमस पॉपुलर किताब है, लगभग 800-1000 पेज का वो किताब है। उसमें से कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आपको, लेकिन इतना समझ लो कि बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। मतलब आर एस अग्रवाल का आपने समझ लो कि हर आपने चैप्टर पढ़ लिया, और उसमें से समझ लीजिए कि आपने सिर्फ हर चैप्टर के बाद जो 50-60 क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें से पहले 4-5 भी क्वेश्चन कर लिए, जो एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट या बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चन नहीं होते। मतलब बैंकिंग में या फिर यूपीएससी में या एमपीएफसी में एमपीएससी, हाँ, मतलब जो भी सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन की लेवल बहुत हाई होती है। तो एमपीएफसी के एंट्रेंस में क्वेश्चन की लेवल उतनी हाई नहीं होती। मतलब आप आर एस अग्रवाल की किताब से हर टॉपिक पढ़ लीजिए और उसमें से सिर्फ पहले 2-3 आसान क्वेश्चन कर लीजिए, उतना सफिशिएंट है। तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन बुक आर एस अग्रवाल। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसके लिए भी आर एस अग्रवाल का एक बुक आता है। या फिर अगर आपका 8, 9, 10 का मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग है, 8, 9, 10 अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आपको वो बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप सेंटर पे जाओगे अपने आप आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बुक कौन सा बताया मैंने? आर एस अग्रवाल है। उसके बाद फिजिक्स। तो अभी जो पेपर निकालने वाले सर है वो इंदौर बस के पेपर एक सर है जो पेपर निकालते हैं और वो खुद टेक्निकल जनरल पढ़ाते हैं। तो आपको एक बात समझनी है कि टेक्निकल जनरल अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, और टेक्निकल जनरल पढ़ते समय आपको 9, 10 या फिर 11, 12 का जो भी फिजिक्स यूज़ होता है, जैसे टेक्निकल जनरल में इलेक्ट्रिकल नाम का टॉपिक है, या फिर न्यूटन्स के लॉज है, या फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में जो भी सवाल है, या फिर गैस लॉज है, इन सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। मतलब टेक्निकल जनरल में यूज़ होने वाला 9, 10, 11, 12 का फिजिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है। बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ऊपर भी पढ़े तो सफिशिएंट है। या फिर वो फिजिक्स जो एविएशन से रिलेटेड हो वो आपको पढ़ना है। उन तो फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है जीके। तो जीके में आपको क्या पढ़ना है? जैसे समझ लो इंडिया ने बनाया हुआ सबसे पहला एयरक्राफ्ट का आविष्कार किसने किया, और जो हमारा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है कॉनकोर्ड, उसके बारे में सवाल पूछेंगे। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो पहला एयरक्राफ्ट बनाया, जो पहला हेलीकॉप्टर बनाया, पहली इंडियन फाइटर पायलट या फिर पहली इंडियन पायलट, या फिर इंडिया के जो अलग अलग एरोड्रोम्स है उसके बारे में पूछेंगे, या फिर आपको जो अलग अलग नेविगेशन इक्विपमेंट है उसके बारे में पूछेंगे। तो एविएशन से रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज है या फिर करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है। वो 10 क्वेश्चन में आएगा। तो टोटल हो गए 40 क्वेश्चन, 10 रीजनिंग के, 10 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 10 फिजिक्स के एंड 10 जीके के। 1 आवर होता है। तो अगर आप रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फिजिक्स और जीके इन चारों में से अगर आपके 2 टॉपिक स्ट्रांग है, कि मतलब आपके हाथ से भी फास्ट आपका ब्रेन चलना चाहिए, मतलब ब्रेन से भी फास्ट हाथ चलना चाहिए, इतनी जल्दी जल्दी आपको टिक टिक करना है क्योंकि टाइम कम पड़ जाता है। तो अगर आपके 2 टॉपिक स्ट्रांग है, 2 टॉपिक में 20 मार्क्स लेके आ जाओ तो आप 100% पास हो जाओगे। पासिंग होता है 70%, जैसे DGC एग्ज़ाम जैसा, कि 40 में के आपको 27 मार्क्स लेने हैं। अगर आपने 40 में से 27 मार्क्स लाए तो आपका इंटरव्यू होगा। तो आपको 27 से कम है तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आपको मतलब जिस दिन आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, आपको बेस के अंदर, इंदौर बेस पे आपको जाना होता है। एंट्रेंस के आधा घंटा पहले आपको अंदर एंट्री मिल जाती है। वहाँ पे आपको सभी बच्चों को एक जगह बिठा देते हैं, टेबल एंड चेयर होती है। वहाँ पे आपका 1 आवर में पेपर होता है। जिन्होंने पेपर क्लियर किया उनका रिटर्न के तुरंत बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। जिनको 40 में से 27 के ऊपर मार्क मिले और जिनको 27 से नीचे, उनको सीधा बाहर भेज देते हैं। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वगैरह मिलता है और फिर उसके बाद आपको बाहर भेज देते हैं। अब इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? तो सबसे पहले आप एक बात समझें कि कोई भी टीचर है वो क्या चाहेगा कि मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट मिले जो मेरी बातें अच्छे से समझे, जो मेरे से कनेक्ट हो, जो बहुत ज़्यादा मतलब एरोगेंट ना हो। उनको भी ऐसे स्टूडेंट चाहिए
जो इजीली मोल्ड हो जाए, जो इजीली वो बातें जो सिखाना चाहे इजीली ग्राफ्स करे, इजीली सीखे, बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस ना करे, ऐसे हमको स्टूडेंट चाहिए। मतलब वहाँ पे आपको एरोगेंट दिखना नहीं है इंटरव्यू में, ठीक है। और काफ़ी बार आपके पर्सनल लाइफ पे भी आपको सवाल पूछेंगे और आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, ठीक है, बस एरोगेंट नहीं दिखना चाहिए। अब जैसे मैं गया था इंटरव्यू के लिए, तो मुझे क्या सवाल पूछा गया था, मुझे सबसे पहले पूछा था आपने कौन से पेपर क्लियर किए, तो मैंने उनको बताया कि मेरा मेट क्लियर है। तो मुझे मेट के बारे में सवाल पूछे गए, क्लाउड्स के बारे में सवाल, एकदम बेसिक सवाल कि जैसे कौन से क्लाउड में हम एंट्री कर सकते हैं, कौन सा क्लाउड सबसे ख़तरनाक होता है। इंटरव्यू आपको इंग्लिश में देना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इंग्लिश बहुत अच्छा होने की ज़रूरत है, पर ठीक ठाक होना चाहिए। उसके बाद मुझे पूछा गया था कि अभी आप कौन सा पेपर पढ़ रहे हो, तो मैंने बोला कि रेगुलेशन। तो मुझे 19 एनेक्सेस के बारे में पूछा गया था, फिर फ्रीडम्स ऑफ एयर के बारे में मुझे सवाल पूछे गए थे। यानी कि जो पेपर आपने क्लियर किया उसके बारे में आपको पूछते हैं, और थोड़ा सा कुछ लॉजिकल सवाल भी उस समय पे वो लोग पूछ लेते हैं एविएशन से रिलेटेड। अगर आपको जवाब आता है तो आपको बताना है, और नहीं आता तो आपको बोलना है कि नहीं सर मुझे नहीं पता, और आपको आगे बढ़ना है। और उसके बाद 4-5 दिनों में उसका रिज़ल्ट इंस्टाग्राम पे वो लोग पोस्ट कर देते हैं, और सारा नोटिफिकेशन, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, कब आपका एग्ज़ाम है, सबके बारे में उनके वेबसाइट पे कुछ भी नहीं होता। ये सारी बातें उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे ही होती है। तो आपको इंस्टाग्राम जो भी चैनल है मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब का, उसको आपको फॉलो करना है, वहीं पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और मेरा मेल आईडी है, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पास जो भी जानकारी है एंट्रेंस के बारे में मैं आपको शेयर कर दूँगा, तो आप मुझे मेल कीजिए। मेरा मेल आईडी है ashish@293@gmail.com, ठीक है। फ्लाइंग क्लब अच्छा है, आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस वाइज क्वालिटी वाइज एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो यही है जो मुझे एंट्रेंस के बारे में पता है। बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं, और इंदौर और भोपाल सेफ़ है, रहने के लिए भी अच्छा है, आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ जानकारी लगे तो मुझे आप बताइए, पूछिए, मेरे पास जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक। बाय।